नमस्कार साथियों, जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था, जिसमें जो पेपर थर्ड जीके का पेपर था, उसके अंदर राजस्थान भूगोल से लेके जो सवाल पूछे गए, आज अपन उन राजस्थान भूगोल के सवालों की पूरी व्याख्या के साथ उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो जो पूरे के पूरे राजस्थान भूगोल से जितने भी सवाल आए, जिनमें 20 सवाल राजस्थान के भूगोल से आए थे, उन 20 सवाल को अपना आज डिस्कस करेंगे। और एक और बात बता देता हूं साथियों कि आगामी जो भी परीक्षाएं होगी और उन परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, हम उनको पूरा का पूरा यूट्यूब पे व्याख्या के साथ, शानदार सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जल्दी एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें नेट जेआरएफ के आज तक के जितने भी पेपर हो रखे हैं उनका आपके साथ लाइव सॉल्यूशन लेकर आए। यूट्यूब पे ये भी प्रोग्राम हम जल्द लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड के जो तैयारी कर रहे हैं जो साथी, उनके लिए हम आरपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, उन एग्ज़ाम के पुराने जो भी पेपर हो चुके हैं, उन पेपर का भी हम सॉल्यूशन के साथ लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आज बिना देरी किए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सवाल था साथियों, वो था कि बोराट पठार की औसत ऊंचाई है। अब इसमें बोराट पठार की औसत ऊंचाई पूछी गई थी। अब कई बार क्या ये आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं, तो क्या है, जो बड़े बड़े 5-4 जो होते हैं उनको अपन आंकड़ों के साथ ही याद कर ले तो ठीक रहेगा। जैसे अपने गुरु सीकर के बाद की जो क्रम में 5-7 चोटियां हैं, उन चोटियों की भी हाइट में जो भी ऊंचाई दे रखी होती है उसको याद कर लीजिएगा। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा साथियों, वो बोराट पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर होगी। ठीक है। तो इसके साथ अपन कुछ पठार, राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पठार हैं, उन पठारों को भी साथ का साथ देख ही लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उड़िया का पठार, देखो साथियों, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी हाइट है वो 1360 मीटर है। ठीक है। तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये दक्षिणी अरावली के अंदर सिरोही में ये स्थित है। देखो साथियों, अरावली को अपन 3 भागों में तोड़कर देखते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और ये जो उड़िया का पठार है वो दक्षिणी अरावली का भाग है। ठीक है, सिरोही में है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2 नंबर जो पठार है वो आबू का पठार। आबू के पठार की ऊंचाई साथियों 1200 मीटर है, ये भी दक्षिणी अरावली के अंदर है। और सबसे बढ़िया बात और शानदार जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो है कि ये जो पूरा का पूरा जो पठार है वो बेथोलित स्थलाकृति का एक उदाहरण है। अब बेथोलित स्थलाकृति क्या होती है कि ज्वालामुखी से जो आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ना, वो बेथोलित टाइप की स्थलाकृति होती है। उसमें क्या है, बेथोलित, लेपोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये सील, डाइक, इस प्रकार की क्या है, ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो उन्हीं स्थलाकृतियों में जो सबसे बड़ी और गुमंदाकार आकार की जो स्थलाकृति होती है वो होती है बेथोलित। कई बार क्या है, ऊपर की चट्टानें हैं वो अपरदन के द्वारा किसी और वजह से वो हट जाती है, तब क्या है, वो बेथोलित की जो संरचना है वो बाहर की ओर दिखने लगती है। ठीक है। और उसी संरचना का ये उदाहरण है, वो है आबू का पठार। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बोराट का पठार, जिसको लेकर प्रश्न पूछा ही गया है, यह राजस्थान का 2nd नंबर का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी जो हाइट है वो 1225 मीटर है। ये कुंभलगढ़ की पहाड़ी जो राजसमंद के अंदर है तथा गोगुंदा जो उदयपुर में है, इनके बीच में स्थित है ये पठार। ठीक है। तो ये अपना जो क्वेश्चन था बोराट का पठार से रिलेटेड। अब कुछ पठार और है 1-2, उनको भी देख लेते हैं साथ का साथ। अगला मैं अगर बात करूं तो वो है भोमट का पठार। इससे भी सवाल बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। भोमट का पठार ये उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य में स्थित है। ठीक है। अगर आप उदयपुर से डूंगरपुर की ओर जाते हो तो ये बीच में आप भोमट का पठार आपको देखने को मिलेगा और वहां भील जनजाति का निवास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद लसाड़िया का पठार, इसके बारे में भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है।
ये जैसमंद झील है जो उदयपुर की, उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये उत्खात या उबड़ खाबड़ पठार है। देखो इस बात को लेकर कई बार सवाल पूछा गया परीक्षाओं में कि भी राजस्थान में एकमात्र उत्खात या उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है या कहाँ स्थित है। ठीक है, तो वो लसाड़िया का पठार होगा। उसके बाद अगर बात करें तो कांकणवाड़ी का पठार जो अलवर में है, ये उत्तरी अरावली का भाग है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें मेसा या मानदेसरा का पठार जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, ये कुल मिलाकर महत्वपूर्ण पठार थे राजस्थान के। अपना सवाल था पठार से रिलेटेड, बुराट के पठार की जो है हाइट पूछी गई थी, उसके साथ साथ अपन ने राजस्थान के महत्वपूर्ण पठारों को भी देख लिया। ये पूरी की पूरी अपनी अप्रोच रहेगी, भविष्य में भी यही अप्रोच रहने वाली है कि जो भी सवाल होगा तो उससे रिलेटेड जो दाएं बाएं की चीजें हैं उनको उसी समय अपन देख लेंगे, या उस सवाल के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन से रिलेटेड तो चीजें देखनी है, उसके अलावा कोई डमी ऑप्शन डाले गए हैं उनसे रिलेटेड भी अपन चीजों को देखेंगे। ये अप्रोच है जो अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर रहती है कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप की टेस्ट सीरीज होती है, जो भी सवाल होते हैं उसमें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि विद्यार्थी की ये चीज क्लियर हो जाए वहीं की वहीं। देखो साथियों, PYQ या MCQ भरे पड़े हैं वैसे, लेकिन उसके साथ थोड़ी व्याख्या और वो चीज क्लियर हो जाए वहीं की वहीं तो मजा अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या डिटेल से सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप जियो सैपियंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके अभी हाल ही में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई साथी तैयारी कर रहा है तो। अब अपन चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल था इसमें, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई। अब ये समय पूछ लिया कि कब से प्रभाव में आई। ये साथियों 2023 से प्रभाव में आई है। ठीक है, अब कुछ एक नीतियां राजस्थान सरकार की ओर हैं जिनसे रिलेटेड भी काफी बार परीक्षाओं में सवाल आते रहे हैं, तो हम साथ का साथ उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति को ही थोड़ा सा देख लेते हैं। इस नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य की हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ये इस नीति का उद्देश्य है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो 2019 वाली अभी प्रभावी में है। देखो इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, सीधे के सीधे सवाल पूछे जाते हैं और ये ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर से ये नीति आई थी, कब से, कौन से ईयर से ये प्रभाव में। तो ये याद रखना, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 वाली प्रभाव में है। और पवन ऊर्जा नीति की बात करें तो वो अभी हाल ही में 2021 वाली प्रभाव में है। उससे पहले 2012 में भी पवन ऊर्जा नीति आई है। और ये जो सौर ऊर्जा नीति है ना साथियों, इसका टारगेट अपने को 30 गीगावाट बिजली उत्पादन का है। ठीक है, तो यहां तक सब चीजें क्लियर है। हरित हाइड्रोजन नीति क्या है, 2023 से प्रभाव में है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल था वो था भारत मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003 से लेकर 2005 और 2011 से 13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण के सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। अब जो नकारात्मक परिवर्तन है तो सबसे पहले अगर अपन ऑप्शन देखें तो अधिवास के द्वारा, तो ये तो जमता भी नहीं है, अधिवास के द्वारा क्या मरुस्थलीकरण होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण, तो ये ठीक लग रहा है। उसके बाद वनस्पति क्षरण के द्वारा मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण, ये भी ठीक लग रहा है। जल अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण, ये जल अपर्दन के द्वारा अपने राजस्थान में इतना ज्यादा एरिया प्रभावित नहीं है इस चीज से लेकर, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा। इन दो में होगा तो दो में क्या है, राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है वो बहुत बड़ा मरुस्थलीय भाग है, तो वहां पे क्या है वायु द्वारा अपर्दन हो रहा है, उसकी वजह से जो मरुस्थल है वो, जिसको अपन मरुस्थल का मार्च कहते हैं, वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वायु अपर्दन द्वारा मरुस्थलीकरण इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा इसकी अगर अपन डिटेल देखें तो वायु अपर्दन मरुस्थलीकरण का एक प्रमुख कारक है, सही बात है एकदम। विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जैसे कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का जो ये पश्चिम वाला भाग है ये शुष्क और अर्ध शुष्क भाग है, बहुत बड़ा भाग है। इस प्रक्रिया में तेज हवाएं मिट्टी के ऊपरी हिस्से को उड़ा ले जाती है,
जिससे मिट्टी की क्या है, उर्वरता घट जाती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, यही मरुस्थलीकरण का कारण है। राजस्थान में वायु अपर्दन के कारण व्यापक पैमाने पर मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण। जिन भी साथियों ने इसका 2 नंबर आंसर किया है उन सब का सही है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में? 0 से 6 वर्ष के जो शिशु लिंगानुपात है उसके बारे में पूछ लिया। जनगणना से सवाल तो हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, कई बार एक आ जाता है, कहीं 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो लिंगानुपात पूछा है, शिशु लिंगानुपात, इसमें बांसवाड़ा सही आंसर होगा। अब ये मैंने इसके साथ पूरी टेबल डाल दी है, जिसमें आप सर्वाधिक जो 4 जिले हैं उनको दे दिया है और साथ में न्यूनतम वाले 4 जिलों को भी यहाँ में दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो बांसवाड़ा जो 934 के साथ सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में टॉप पर है, उसके बाद प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा और फिर उदयपुर। अब यही 3-4 न्यूनतम वाले देख लो, क्योंकि आजकल क्या है कि सर्वाधिक वाला, चलो यहाँ तो सर्वाधिक पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर आजकल सेकंड या थर्ड नंबर वाले को भी पूछ लिया जाता है। तो आप लगभग 4 नंबर तक तो जरूर याद रखिएगा, 4 टॉप के और 4 ही नीचे से याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम वालों में झुंझुनू हो गया सबसे कम है, फिर सीकर, करौली और फिर श्रीगंगानगर। ठीक है, तो इसमें बांसवाड़ा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल था साथियों, निम्न में से किस नदी को वराह या फिर लासवारी नदी के नाम से जाना जाता है? तो वराह नदी, तो वराह तो नाम लगभग किताबों में मिल जाता है, लेकिन क्या है, लासवारी नाम बहुत कम किताबों में, बहुत कम सोर्स में देखने को मिलता है। तो वराह नदी के साथियों रूपारेल नदी को कहा जाता है। ठीक है, और रूपारेल नदी है जो अंतः प्रवाही नदी है। ठीक है, ये नदी उदयनाथ हिल्स अलवर से निकलती है और ये मोती झील भरतपुर के अंदर समाहित हो जाती है। ठीक है, ये आप इधर मैप में अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ अलवर से निकलती है और ये भरतपुर तक यहाँ तक जाती है। ठीक है, यूं बहती है ये। अब ये रूपारेल है जो अंतः प्रवाही नदी है, तो थोड़ी अपन अंतः प्रवाही नदियां और है राजस्थान की जो महत्वपूर्ण, उनको भी देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो घग्गर नदी जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़ उस क्षेत्र में बहती है और पाकिस्तान में चली जाती है, जो कालका की पहाड़ियों से निकलती है हिमाचल से। ठीक है, हरियाणा फिर राजस्थान होते हुए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं तो कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जो चूरू सीमा तक जाते जाते समाप्त हो जाती है। फिर साबी नदी है, फिर बाणगंगा नदी जो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। उसके बाद कांकणी या काकन्य जो नदी है वो जैसलमेर के अंदर बहती है। ठीक है, ये जो नदियां थी ये थी अंतः प्रवाही नदियां। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल था साथियों, सरदार समन तथा जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। अब अपने को इनको अलग अलग देखना है, सरदार समन झील कौन से जिले में है और जेत सागर कौन से जिले में है। तो सरदार समन झील है वो पाली में है और जो जेत सागर झील है वो बूंदी में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका 4 नंबर आंसर एकदम राइट होगा, सही होगा। जिन भी साथियों ने पाली तथा बूंदी आंसर को क्लिक किया है उनका सबका सही है। अब जो सरदार समन झील है वो पाली शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा पाली में कुछ झीलें और हैं, उन झीलों को भी साथ का साथ देख लेते हैं, जिसमें एक तो होगी जेतारण झील, हेमत झील, बर झील, सोमनाथ झील। अब ये बर दर्रा भी है और बर झील भी है। ठीक है, उसके बाद जेत सागर झील का पूछा है जो बूंदी में है, तारागढ़ किले की तलहटी में है। अब ये जो तारागढ़ किला है ना ये अजमेर में भी है और एक तारागढ़ किला बूंदी में भी है। ठीक है, इसके निर्माता बूंदी के शासक। ठीक है, इसके साथ साथ बूंदी के अंदर नवल सागर झील भी है, फूल सागर भी है, उमेद सागर, गुडा सागर और रामेश्वरम झील, ये कुछ झीलें और है बूंदी के अंदर जो अन्य झीलें हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे। तो अगला सवाल देखते हैं साथियों,
अगला सवाल है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और मृदा भी है वो अपने राजस्थान के जो कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उससे नहीं पूछा है, ये वैज्ञानिक वर्गीकरण में से पूछी है। देखो साथियों, राजस्थान जो कृषि विभाग है ना, उसने 14 भागों में मृदा को विभाजित किया है। और जो अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण जो यूएसए वाला चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसमें क्या है, अपने राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, जो इधर आप मैप पे देख सकते हो, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल्स, ये 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। अब क्या है, कोई भी वर्गीकरण होता है ना, उसका आधार बहुत मायने रखता है कि किस आधार पे मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो क्या है, जो यूएसए का जो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, ये साथियों मिट्टी के कणों का आधार पे वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अब अपना सवाल क्या था, सवाल था सिरोही, पाली, भीलवाड़ा था उदयपुर जिलों में। अब ये जिले आप इस मैप पे अगर देखोगे तो ये इस क्षेत्र में जिले हैं, तो इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल। तो इसका राइट आंसर होगा इंसेप्टिसोल्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, ये अपने वन वाले टॉपिक से आ गया कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वन आवरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पे है, यानी सेकंड पूछ लिया। ठीक है, अब की बार फर्स्ट वाला नहीं पूछा, सेकंड वाला पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर साथियों प्रतापगढ़ होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो चारों ऑप्शन थे वो 1 से लेकर 4 जो अलग अलग स्थान है उसके हिसाब से इन्होंने डाल दिया। प्रतापगढ़ क्या है, दूसरे स्थान पे, सिरोही पहले पे है, 12 तीसरे पे है और अलवर चौथे स्थान पे है। ये नीचे मैंने टेबल भी मेंशन कर रखी है। तो इस प्रकार क्या है, कई बार सेकंड और थर्ड नंबर की पोजीशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो जिसका भी प्रतापगढ़ आंसर है उसका, उनके सबका सही है ये। तो अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है। अब क्या है, यहां पे खरीफ फसल को देखना है और उसके प्रमुख उत्पादक जिलों को देखना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब सबसे पहले जो दे रखा है फसल का नाम वो गेहूं है, उसके आगे गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा 12 जिले दे रखे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि जो गेहूं है, गेहूं अपने आप में खरीफ की फसल है ही नहीं, गेहूं तो रबी की फसल है। तो ये आंसर तो, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद अगर बात करें मक्का, मक्के में दे रखा है सीकर, जालौर तथा धौलपुर। अब क्या है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी मृदा का नॉलेज होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी डीप से पढ़ा होता है, तो मृदा के आधार पे अपन फसलों को देख सकते हैं, मोटा मोटी देख सकते हैं। वैसे तो देखो कोई फसल कहाँ भी कैसी भी क्लाइमेट में आप उसका उत्पादन कर सकते हो, लेकिन क्या है कि वो उत्पादन अपने आप में सही नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं कि अंटार्कटिका में भी आप गेहूं का उत्पादन कर सकते हो, पर वहां वाली गेहूं खाएगा कौन, वो लाखों रुपए किलो होगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर अपन गेहूं को का उत्पादन करेंगे तो वहां बहुत सारी चीजों का आपको पहले सेटअप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि कई बार मृदा के साथ आप उस फसल को रिलेट करके देख सकते हो कि वहां उसका उत्पादन होता है या नहीं होता है। तो मक्के का सीकर, जालौर, सीकर वगैरह में, इनमें तो कहाँ होता है। ठीक है, बाजरा अलवर, बाड़मेर, जयपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये टॉप जिले ही हैं बाजरा के लिए। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कपास में धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़, कहीं नहीं हो सकता क्योंकि कपास में टॉप अगर बात करें तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बाजरा। बाजरे में अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर जिले शामिल होंगे। ये नीचे पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, टेबल के बेस पे आप देख सकते हो गेहूं का उत्पादन गंगानगर, उदयपुर, अलवर, हनुमानगढ़ में होता है, ये टॉप जिले हैं। ठीक है, मक्के में चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है, कपास में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आएगा। बाजरे में जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, ये 3 जिले दे रखे हैं। यहाँ पे जयपुर दे रखा है, बाड़मेर दे रखा है और अलवर दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार इसका
ये राइट आंसर हो जाए। अब देखो इसमें एक आंसर तो अपनी समझ से ही निकल गया था बाहर, अब फिर अपने को 3 में से राइट आंसर को पकड़ना था। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है साथियों कि आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है। अब क्या है कि वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए अपने यहाँ क्या है, राजस्थान के प्रत्येक जिले का एक शुभंकर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो मोटा मोटी तो क्या है, यह शुभंकर आप उस जिले से रिलेट करोगे तो पकड़ में आ जाती है चीजें। जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है, देखो गोडाउन, गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर साइड, तो ये जैसलमेर का शुभंकर है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे तो आप नाम के साथ पकड़ सकते हो उनको, लेकिन कुछ एक देखो, अब जैसे नेवला डाल दिया, नेवला अपने कोई शुभंकर नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। अब 2 में आपको तय करना है कि कौन सा सही होगा। तो ये खरगोश है जो है दौसा का, और भालू बचा एक, भालू अपने जालोर का होगा। ठीक है, तो भालू रिजर्व एक जालोर में शुरू भी किया गया था। तो अगर आप उस करंट से थोड़ा बहुत भी अपडेट रहते हो और संरक्षण रिजर्व वगैरह पढ़े होंगे तो आपके ये दिमाग में क्लियर भी रहेगा। तो भालू होगा वो जालोर का होगा। ठीक है, ये इधर मैंने पूरी की पूरी टेबल डाल रखी है, हर जिले का आप देख सकते हो। यहाँ पे जयपुर का चीतल है, बीकानेर का बटबड़ है, बाड़मेर की लोमड़ी है, नागौर का राजहंस है, पाली का तेंदुआ है। इस प्रकार पूरे के पूरे 32 जिलों के। अब जैसे देखो चूरू, चूरू का काला हिरण है क्योंकि ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं। इस प्रकार के कोई नहीं कोई जिले से रिलेट होते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब अगला सवाल है साथियों कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे प्रदूषित शहर, लेकिन टॉप वाला शहर कौन सा है ये पूछा है। इसमें 4 जिले दे रखे हैं, जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा। इसमें क्या है, राइट आंसर जोधपुर होगा। अभी क्या है, ये 2022 की रिपोर्ट पूछी है, तो 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, ये जो रिपोर्ट है ना साथियों, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। ठीक है, जिसका शॉर्ट में नाम NCAP है। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो 2017 के स्तर की तुलना में 2024 तक PM10 और PM2.5 कणों की सांद्रता में 20 से 30% कम करना है। ठीक है, इसका टारगेट है। ठीक है, ये जो PM है ना, ये पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। 10 मतलब इसका माइक्रोन में ये माप होता है। ठीक है, इन कणों का। तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर, जयपुर और कोटा, ये 3 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। तो इसमें पहले नंबर पर क्या है, जोधपुर है। तो इसमें राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे साथियों। अगला सवाल है, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है। अब ये भी बहुत शानदार सवाल था। अगर किसी साथी ने थोड़ा सा भी 1-2 बार ढंग से पढ़ा है संरक्षण रिजर्व को, तो इस सवाल को वो कर सकता था। कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि संरक्षण जो रिजर्व पूछे हैं ये अभी वर्तमान में 36 हैं। ठीक है, अब सबसे मजे की बात देखिए, बाड़मेर और अलवर में कोई संरक्षण रिजर्व नहीं है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। पाली के अंदर क्या है, वो है ज्वाई बांस लेपर्ड फर्स्ट और सेकंड। ये शुरू में जो संरक्षण रिजर्व बने थे उनमें से एक है। ये 2 बना रखे हैं ज्वाई बांध लेपर्ड को। ठीक है, तो पाली में ये, और बचा कौन सा, मनसा माता। मनसा माता झुंझुनू में है। मतलब इतना कठिन सवाल नहीं कह सकते आप इसको। बाकी मनसा माता के अलावा झुंझुनू के अंदर बीड़, बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल बागौर, ये 3 और भी है संरक्षण रिजर्व। अब बीड़ से आप कंफ्यूज मत हो जाना, बीड़ क्या है, फतेहपुर सीकर वाला भी है, वो भी संरक्षण रिजर्व में है। ठीक है, और ये झुंझुनू का है। चले आगे। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है। अंतर पूछा है। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था। अगर अपन बात करें कुल साक्षरता दर की, तो वो राजस्थान की 66.1 है। ठीक है, इन्होंने पूछ लिया पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर, तो पुरुष के अंदर क्या है 79.2 और महिला 52.1
1, ठीक है। इन दोनों का अंतर देख लो, 9 में से 2 जाए 7 और 7 में से 5 जाए 2, 27। तो ये 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जनगणना से 2 सवाल आ गए हैं अभी तक, तो जनगणना को थोड़ा सा अच्छे से देख लिया करो। कोई भी आरपीएससी का एग्जाम हो अगर उसमें टॉपिक मेंशन कर रखा है सिलेबस में तो। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है साथियों, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब नीचे कूट दे रखे हैं, उनमें से सही उत्तर चुनना है। तो भैंस, ऊंट, भेड़ और बकरी ये नस्लें हैं, और ये तो सवाल लगभग ट्रेडिशनल सवाल ही है, लगातार ये आते ही रहे हैं, ठीक है। तो भैंस की होगी जाफराबादी नस्ल, ऊंट गोमट होते हैं, और भेड़ का होगा इसमें चनोथर, ठीक है, और बकरी होगी लोही। इसमें अगर अपन देखें तो ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी अपन मोटा मोटी नस्लें देख लेते हैं कि कौन कौन सी नस्लें जो लगातार पेपरों में पूछा जा रहा है सवाल, ठीक है। तो अगर मैं बकरी की बात करूं तो बकरी पर्वतश्री होती है, पर्वतश्री बकरी होती है। और लोही जो अभी पूछ ही रखा था उसके अंदर सवाल, इससे क्या है, सर्वाधिक मांस का उत्पादन लोही जो नस्ल की बकरी होती है उससे होता है, ठीक है। शेखावाटी जो बिना सींग वाली होती है, बारबरी जो सर्वाधिक सुंदर होती है, ये अलवर साइड पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जमुनापुरी हाड़ौती क्षेत्र की, जखराना जिस सर्वाधिक दूध के उत्पादन के लिए जानी जाती है, ये महत्वपूर्ण है, इनसे बार बार सवाल पूछे गए हैं। एक सिरोही बकरी होती है, ठीक है, ये बकरी की नस्लें हैं। इसके बाद अगर बात करें भेड़ में नाली जो उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है, नाली वाले बेल्ट में, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसमें। छापर या चोकला ये भारत की मेरिनो कहा जाता है, ठीक है, ये शेखावाटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पुगल ये बीकानेर में, मगरा जिसको बीकानेर की चोकला कहा जाता है, ये भी बीकानेर में पाई जाती है। इसके बाद जैसलमेरी जिससे सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। मारवाड़ी ये संख्या में सबसे ज्यादा है, मारवाड़ी राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें सबसे ज्यादा पाई जाती है, और कहा जाता है कि ये इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये संख्या में ज्यादा, ये इनके मरने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है तो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोनाड़ी चनोथर, जो अपन ने ऑप्शन में भी देखा था, चनोथर भेड़ की नस्ल है, ठीक है, लंबी ऊन वाली, ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। खेरी जिसको बहुत बार खेरी को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा खेरी में, जोधपुर पाली वाले क्षेत्रों में मिलती है ये। और मालपुरी ये टोंक वाले जो क्षेत्र है, टोंक वाला ढूंढाड़ पुराना क्षेत्र, उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। ये भेड़ की नस्लें थी। इसके बाद अगर ऊंट की कुछ महत्वपूर्ण नस्लों की बात करें तो गोमट, नाचना, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी और बीकानेरी, ये कुछ ऊंट की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। भैंस की बात करें तो सुरती, मुर्रा, मेहसाणा और जाफराबादी अपने ऑप्शन में आ ही रखा था, इधर ऊंट में गोमट आ रखा था, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे। अगला सवाल है साथियों कि नाथ की नेरी, टुनका, सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? देखो ये सवाल थोड़ा कठिन था, क्योंकि जो सामान्य किताबें आती है जिनको अपन पढ़ते आ रहे हैं उनमें ये जो खनन क्षेत्र है वो मिलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ना तो कोई टॉप जिलों के खनन क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए ये सवाल तो छोड़ने में फायदा था। ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अभ्रक साथियों। अब ये नाथ की नेरी, टूनका, सिंदरियास ये खनन क्षेत्र कौन से जिले में है? ये साथियों पाली जिले में है, ठीक है। और पाली क्या है कि टॉप मोस्ट जिला नहीं है अभ्रक उत्पादन का, उससे ऊपर अगर बात करें तो भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद जिले उससे आगे हैं अभ्रक उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन इसमें दे रखे थे यूरेनियम, तांबा, पन्ना, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र देख ही लेते हैं साथ के साथ। तो अगर तांबे की बात करें तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, अलवर में इसका उत्पादन होता है। झुंझुनू में कालीहान, खेतड़ी, चांदमारी, सीकर में बन्नों की ढाणी, चूरू में विद्यासर और अलवर में खोदरेबा, ये तांबा उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
उसके बाद अगर यूरेनियम की बात करें तो सीकर, सीकर में खंडेला हिल्स और रोइला हिल्स, बारां के अंदर रामगढ़ क्षेत्र, उदयपुर का उमरा क्षेत्र, ये यूरेनियम के। पाली में अगर बात करें तो भद्रावन, भीलवाड़ा में सरदारपुरा, ये कुछ क्षेत्र हैं वो है यूरेनियम उत्पादन के। उसके बाद पन्ना, जिसको हरी अग्नि ग्रीन फायर कहा जाता है, राजसमंद के अंदर देवगढ़ आमेट काला गुमान वाली जो खान है, बहुत बार सवाल आया इससे, काला गुमान खान से, ये राजसमंद के अंदर है, पाई जाती है। उसके बाद अबरक की बात करें तो भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद। उसके बाद पाली आता है। पाली के ये 4 है जो 3 स्थान दिए गए हैं खनन के, ये पाली में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अबरक राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल है साथियों, कुछ कारखाने उद्योग दे रखे हैं, उनको उनके जिले के साथ, उनकी लोकेशन का साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे देखिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में उद्योग दे रखे हैं, सेकंड में अवस्थिति दे रखी है। पहले राजस्थान कोऑपरेटिव मिल, ये साथियों गुलाबपुरा के अंदर है। फिर वेस्टेज स्पिनिंग मिल्स है, वो चूरू में है। सीरी सीमेंट ब्यावर में, जेके टायर कांकरोली राजसमंद में। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट आंसर पहला हो जाएगा, ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। ठीक है, ये जिन साथियों ने पहला आंसर इसका क्लिक किया है उनका सबका सही है। अब कुछ एक ये देख ही लेते हैं। पहला था क्या कि सीमेंट से संबंधित था, तो पहली प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में लगी थी। जेके सीमेंट है वो निम्बा हेड़ा में है। मंगलम मोडक कोटा, श्री राम सीमेंट कोटा, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही, ये कुछ महत्वपूर्ण सीमेंट के कारखाने हैं जिनकी लोकेशन के साथ अपन ने यहीं चर्चा कर ली। अब अगर अपन राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स की बात करें तो पहली जो राजस्थान सहकारी कताई मिल थी वो गुलाबपुरा में लगी थी, जिसका सवाल में पूछा गया, वो 1965 में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद अगर बात करें तो गंगापुर सहकारी कताई मिल, वो भी भीलवाड़ा में ही है, 1981 में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल जो हनुमानगढ़ में है, 1978 में उसकी स्थापना हुई। अब इसमें साथियों कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि नाम श्री गंगानगर से है और ये हनुमानगढ़ में इसकी अवस्थिति है। तो पहले क्या है कि हनुमानगढ़ अलग नहीं था, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों एक ही जिले थे जब जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी। तो उस टाइम से ही ये नाम चलता आ रहा है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल जो हनुमानगढ़ में अवस्थित है। उसके बाद बात करें तो वेस्टेज स्पिनिंग मिल्स चूरू, लाडनू, भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू, कोटा, ये तो लगभग जो जिला हेडक्वार्टर है उन पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये अपना सवाल था, इसमें राइट आंसर 1 होगा। अब अगले सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर सिरोही होगा। ये मैंने जून का यहाँ पे मैप डाला है, समताप रेखाओं का तापमान ही पूछा है। तो 42 डिग्री वाली यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो 42 डिग्री सेल्सियस वाली ये रेखा है, फिर 40 वाली ये है समताप रेखा जो 40 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद अगर बात करें तो ये 36 डिग्री वाली है और ये 32 डिग्री वाली है, और ये यहाँ पर फिर एक 40 डिग्री सेल्सियस वाली है। तो इसमें क्या है, न्यूनतम पूछा है। देखो कोटा यहाँ आता है, ठीक है, झालावाड़ भी यहाँ आता है, सिरोही। अब देखो इसमें सबसे कम टेम्परेचर 32 डिग्री वाली ये है, तो इसके अंडर में क्या आ रहा है, सिरोही आ रहा है। सिरोही ऑप्शन में दे रखा है, गंगानगर 42 वाले में है, तो यहाँ पे क्या है, सिरोही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम तापमान पूछा है, न्यूनतम तापमान है जून के महीने का पूछा है, तो जून के महीने का मैंने यहाँ पे आपको समताप रेखाओं का ये पूरा का पूरा मैप डाल दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है? अब दक्षिण के पूछ लिए, तो देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अरावली को अपन 3 भागों में तोड़कर देखते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अब इसमें भानगढ़ जो अलवर में है, खूब बार नाम सुना होगा आपने, तो ये उत्तरी अरावली का भाग हो गया, ये कट जाएगा। नागपाड़ इसका भी खूब बार नाम सुना है, अजमेर में है, मध्य अरावली का भाग है, तो ये भी कट हो जाएगा। अब बचे कौन से 2 ऑप्शन,
यहाँ अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसके अंदर ए और ये और सी को होल्ड करते हैं एक बार, इसमें बी डी आ रखा है तो नहीं होगा, इसमें भी बी आ रखा है नहीं होगा, डी इसमें भी डी आ रखा है तो ये भी नहीं हो, बचा कौन सा ये। इसका मतलब नागपानी और लीलागढ़ दक्षिणी अरावली के भाग हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, सिरोही में है नागपानी और लीलागढ़, भानगढ़ अलवर में है, नागपाड़ अजमेर में है। ठीक है, आसान सा ही सवाल था। चले अगले सवाल पे। अगला सवाल है साथियों, राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर किसी ने गहराई से इनको पढ़ा होगा, जो अपनी सिंचाई प्रणाली है पूरी पूरे राजस्थान की, तो आपका ये सवाल सही हो सकता था। नहीं तो क्या है, बहुत ही नजदीक के आंकड़े दे रखे थे। तो इसमें 15 से 16% जो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन है वो होगा। भाखड़ा नहर से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत एरिया जो है वो 15 से 16% है। अब मैंने कुछ यहाँ उत्तरी राजस्थान की कुछ नहरों का जिक्र कर दिया एक साथ ही। भाखड़ा नहर 15 से 18%, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर लगभग 25% एरिया सिंचित होता है। गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर तक आ रखी है। ठीक है, जो नर्मदा नहर इधर गुजरात साइड से आती है 2% सिंचित क्षेत्र है, जालोर और बाड़मेर 2 जिलों में होता है। एक सिद्धमुख, अगर आपने नाम सुना होगा, उत्तरी राजस्थान का ही भाग है, सिद्धमुख नहर परियोजना, जिससे लगभग 1% एरिया नाम मात्र का ही सिंचित होता है। ये चूरू और हनुमानगढ़, क्योंकि सिद्धमुख चूरू के अंदर ही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के प्रश्न थे। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है। तो साथियों इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस सवाल में, हालांकि लगभग जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने क्या इसको भरतपुर आंसर को सही मान रहे हैं, पर जब मैंने अलग अलग सोर्स में देखा तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि झालावाड़ का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 से 12 साल का टाइम आ रहा है, और कोटा है, कोटा के अंदर 8 से 10 वर्ष आ रहा है। ठीक है, चलो इसको भी मान ले। भरतपुर में भी तो सेम ही आ रहा है, 8 से 10 वर्ष का टाइम मिल रहा है कई सोर्स में, और सिरोही में 6 से 8 वर्ष का मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, और इसका अभी अपन तय नहीं कर सकते आरपीएससी क्या मानती है इसका सही आंसर, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बाद में कहीं आपके पास कोई अलग अलग सोर्स मिले तो इस पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने जहां से सोर्स देखे उनमें से ये आंकड़े हमको मिल रहे थे। ठीक है, तो ये कुल मिला के साथियों आज के पूरे सवाल थे, जिसमें हम लोगों ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो संस्कृत विभाग का जो अभी पेपर हुआ था जीके का, उसके राजस्थान भूगोल के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। एकदम स्टिक आंसर के साथ किया है, पूरी की पूरी व्याख्या में आपको एविडेंस दिए हर चीज के, तो आप भरोसा कर सकते हो इस पे, और अपने जो भी आप साथियों ने पेपर दिया उसमें मिलान भी कर सकते हो। तो ठीक है साथियों, अगर जियो सैपियंस एकेडमी से आपको जुड़ना है या आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जियो सैपियंस एकेडमी का जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे लोगो देख पा रहे हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे जो भी अपकमिंग प्रोग्राम होंगे उनकी सारी की सारी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।